Hello students, so today in this lecture we are going to discuss NCERT problems of chapter number 4, that is chemical kinetics. So we begin with the first question. The first question says that from the rate expression of the following reaction determine the order of reaction and dimension of the rate constant. तो हमें reaction दे रखी है, reaction दे रखी है 3NO changes into N2O plus NO2 और इस रिएक्शन का जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखी जाती है दैट इज रेट इज इक्वल टू के एन ओ रेज टू द पावर 2। हमें क्या बताना है, ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का और यूनिट क्या रहेगी, मतलब डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। तो डायमेंशन का मतलब यूनिट, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या रहेगी। तो देखो बच्चों, रेट लॉ अगर ऐसे लिखा है तो इसकी पावर में जो नंबर लिखा हुआ है दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर हो जाता है 2। डायमेंशन ऑफ के क्या रहेगा, ऑर्डर अगर 2 है इसका मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो होती है इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये फॉर्मूला रहेगा रेट कांस्टेंट की यूनिट का। सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, ये क्या हो जाता है मोल पर लीटर रेज टू द पावर -1 सेकेंड इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो ये आ गया K की यूनिट। चलिए इसका अब सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है H2O2 प्लस 3I माइनस प्लस 2H प्लस, तो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं 2H2O प्लस I3 माइनस, सो दिस इज सेकेंड रिएक्शन। इसका रेट लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन दे रखी है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। तो ये दे रखा है रेट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन। यहां पर भी हमें ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो देखो रेट लॉ के अंदर कंसंट्रेशन की पावर में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, तो ऑर्डर आ गया 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ऑर्डर 2 आ गया, इसका मतलब तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, सेम यूनिट आएगी जो यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेना, यूनिट आ जाएगी लीटर पर मोल पर सेकेंड, यहाँ पर भी लीटर पर मोल पर सेकेंड ये यूनिट आई थी रेट कांस्टेंट की। चलिए अब थर्ड पार्ट देखो इस इक्वेशन का। एक और रिएक्शन दे रखी है, एसिटाल्डिहाइड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में, और रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन जो है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमें दे रखी है CH3CHO, it decompose into CH4 plus CO, and according to the rate law the rate of reaction is K CH3CHO raised to the power 3/2। तो ये दे रखी है हमें रेट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन। ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, पावर में क्या लिखा है 3/2, तो ये आ गया ऑर्डर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1.5, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5। अब ऑर्डर अगर 1.5 है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस 1.5, ठीक है, सेकेंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा मोल पर लीटर रेज टू द पावर 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 सेकेंड इनवर्स, तो ये रहेगी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ पार्ट देखो इसी का ही, फर्स्ट क्वेश्चन का ही, C2H5Cl ये डिकम्पोज हो रहा है, C2H5Cl decompose into C2H4 plus HCl. This is the reaction. According to the rate law is written as rate of reaction is equal to K concentration of C2H5Cl. ऑर्डर बताना है और यूनिट बतानी है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, तो ऑर्डर इज 1
और यूनिट क्या हो जाएगी रेट कांस्टेंट की, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 - 1 और सेकंड इनवर्स 1 - 1 इज 0, तो इसका मतलब एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो यूनिट आ गई सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या रहती है, टाइम इनवर्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रेट लॉ जब गिवन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ये डिटरमाइन कर ली। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एक रिएक्शन है 2A + B, इट गिव्स अस A2B। 2A + B इट गिव्स अस A2B, ये रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इज कंसंट्रेशन ऑफ A B रेज टू द पावर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, A की पावर में 1 है और B की पावर में 2 है। इसका रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है, रेट कांस्टेंट इज 2 × 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड, ये यूनिट है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज दिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज दिस। चलो, तो हमें इनिशियल रेट बताना है। इनिशियल रेट कितना होगा जब कंसंट्रेशन A की और B की क्या दे रखी है, A की कंसंट्रेशन 0.1 और B की कंसंट्रेशन 0.2। ठीक है, तो इनिशियल रेट पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग में रेट जो है वो कितना रहेगा, तो ये वैल्यूज पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन जो आ जाएगा वो हमारा इनिशियल रेट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट करते हैं 2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर में 1 है तो 0.1 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर में क्या है 2। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट आ गया 2 × 10⁻⁻6 × 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.04। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 × 10⁻⁻9 8 × 10⁻⁹। सो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट रहती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके ऊपर ऑर्डर का इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, इट रिमेन्स ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि ये बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अगर A की कंसंट्रेशन रिड्यूस होके 0.06 मोल पर लीटर हो जाए। तो A की कंसंट्रेशन को अगर रिड्यूस करके 0.06 मोल जो है वो कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। तो देखो बच्चों, अब यहां पर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर हम लिखते हैं कि भाई A की कंसंट्रेशन जो भी है, हमने स्टार्टिंग में ली थी 0.1 और इसको स्टार्टिंग में लिया था 0.2, तो इसमें से क्या हुआ, कितना डिक्रीज हो जाएगा 0.04 डिक्रीज हो जाएगा, तब इसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी 0.06। तो यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सेकंड पार्ट में कि जब A की कंसंट्रेशन इतनी बचे तब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। ठीक है, तो इतना A बचेगा, मतलब कितना रिएक्ट हो चुका 0.04 रिएक्ट हो चुका, दिस इज द रिएक्टेड अमाउंट। तो जब A जो है वो 0.04 रिएक्ट हो जाएगा तो B कितना रिएक्ट होगा उस टाइम पर, तो A के 2 मोल जब रिएक्ट करते हैं तो B का सिर्फ 1 मोल रिएक्ट करता है। अगर A के 0.04 मोल रिएक्ट करेंगे तो B कितना रिएक्ट करेगा, इससे जस्ट आधा, तो ये रिएक्ट करेगा, इसका हाफ कर लो 0.04 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा 0.2 - 0.02। तो हमारे पास कितना बच गया, B की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.18। तो जब A तुम्हारे पास इतना बचेगा तो उस टाइम पर B कितना बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन हो गई एट टाइम T। ये हमने क्या निकाल ली, T टाइम पर, कोई भी टाइम है जब A की कंसंट्रेशन इतनी बची हुई है तो B कितना बचा हुआ होगा वो कैलकुलेट कर लिया हमने। अब ये दोनों वैल्यूज हम उसी इक्वेशन में यूज कर लेंगे जो रेट लॉ की इक्वेशन हमें दे रखी है। तो रेट लॉ में क्या दे रखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, A की पावर 1 B की पावर 2, वैल्यू पुट करो 2 × 10⁻⁻6, A की कंसंट्रेशन कितनी बची है 0.06,
बी की कंसंट्रेशन कितनी बची है 0.18, इसकी पावर में क्या आ जाएगी 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.89 इंटू 10 की पावर -9। रेट ऑफ रिएक्शन था तो इस वजह से इसकी यूनिट क्या रहने वाली है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये रहेगी इसकी यूनिट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या रहेगी भाई, अमोनिया थी हमारे पास, इसको हमने प्लैटिनम सरफेस पर डिकम्पोज कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बन रही हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन जब निकाला गया तो वो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। What are the rate of production of nitrogen and hydrogen if K is equal to this 2.5 into 10 की पावर -4 मोल लीटर पर मोल पर सेकेंड। चलो तो ये कह रहा है कि भाई ये बताओ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना रहेगा और हाइड्रोजन कितना रहेगा। ठीक है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू इसने हमें दे दी 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जो इसका रेट कांस्टेंट होता है वही इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गई, इज इक्वल टू के। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया इस रेट लॉ से। अब देखो हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निकालना है, तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट में मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है, प्रोडक्ट जो है उसके आगे प्लस लगा दो, 1 डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है 1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन dt। तो ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के। और अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हाइड्रोजन के टर्म्स में लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू +1/3 dH2 अपॉन dt। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया ये, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो नाइट्रोजन जो है उसका फॉर्मेशन किस रेट से होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट से होगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो भी ऐसे ही लिखा जाता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं हम, कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं रहता, dN2 अपॉन dt। तो यहां तो वैसे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 ही था, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा है, हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो ये 3 जो है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर क्या लिखा जाता है, सिर्फ ये वाला टर्म लिखा जाता है, कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिटन एज +dH2 अपॉन dt, ऐसे लिखा जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ऐसे लिखना है तो। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि भाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इंटू 10 की पावर -4। तो ये 3 कहां से आया है, रेट ऑफ रिएक्शन हमने जो इस तरीके से लिखा था इस 3 को इधर भेज दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या बच गया, यहां पर सिर्फ ये वाला टर्म बच गया, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आ गया सीधा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिख लो यहाँ पर 3 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गए हमारे आंसर। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ डाई मिथाइल ईथर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। चलो तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर का मतलब क्या हो गया, 2 मिथाइल और बीच में ऑक्सीजन, ये हो गया डाईमिथाइल ईथर। इसका जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो इससे क्या मिलता है,
इसका डिकम्पोजिशन कराओगे तो इससे हमें मिल रहा है CH4H2 और CO, CH4 प्लस H2 प्लस CO, ये प्रोडक्ट्स बन रहा है। अब ये कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो लिखा जाता है इस तरीके से, कंसंट्रेशन ऑफ डाई मिथाइल ईथर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ये जो है हमारे पास ईथर, ये गैसियस स्टेट में है और इस गैसियस स्टेट में इसका प्रेशर जो है, कंसंट्रेशन की जगह क्या ले लिया हमने, प्रेशर ले लिया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो है उसकी बजाय प्रेशर टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और प्रेशर अगर बार में मेजर किया गया है तो बताओ इस रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखो बच्चों, अगर ये कंसंट्रेशन होता तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहती है, हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट रहती है। कंसंट्रेशन को हटा के प्रेशर कर रहे हो तो ये वाला टर्म हटा दो, इसकी जगह बार लिख दो। ठीक है, तो मोल पर लीटर जो है वो मोलैरिटी के लिए होता है, तो यहाँ पर हम बार लिख देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आ जाएगी, बार पर सेकेंड। तो एक तो हमारा आंसर आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहने वाली है, ये रहेगी। ठीक है, और इसने बोला है कि भाई टाइम जो है अगर उसको मिनट में ले लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड की जगह मिनट कर दो। इफ टाइम इज टेकन इन मिनट देन इंस्टेड ऑफ सेकंड यूज मिनट। अब ये कह रहा है कि ये बताओ रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, सेकंड। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर रेट कांस्टेंट निकाला जाए तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो भाई रेट कांस्टेंट का जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। ठीक है, कंसंट्रेशन की बजाय क्या दे रखा है, प्रेशर, तो यहां पर क्या लिख दो, प्रेशर रेज टू द पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, क्योंकि हमें गिवन कंसंट्रेशन नहीं दे रखी बल्कि प्रेशर दे रखा है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई n क्या है, n ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना दे रखा है 3/2, तो इसमें 3/2 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, बार 1 - 3/2 और सेकंड इनवर्स। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखा जाएगा, बार की पावर -1/2 सेकंड इनवर्स। तो ये आ गई यूनिट रेट कांस्टेंट की। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताई थी शॉर्ट फॉर्म कंसेप्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन इफेक्ट करेगा, CNCPTRS, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट। अगर कोई गैसियस फेज में रिएक्शन हो रही है तो कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, ध्यान रखना है इसको। अगर गैसियस रिएक्शन है, रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में, प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में ही है, तो ही प्रेशर का इफेक्ट आएगा। अगर सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो प्रेशर का टर्म यूज नहीं होता, इफेक्ट नहीं पड़ता। टी का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। आर का मतलब है रेडिएशन, तो आपने देखा होगा कई रिएक्शंस जो होती हैं वो लाइट रेडिएशंस की प्रेजेंस में होती है। और एस का मतलब है सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, रिएक्टेंट का भी सरफेस एरिया हो सकता है या कैटलिस्ट का भी सरफेस एरिया हो सकता है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार CBSE 2009, एक बार CBSE 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है NCERT का। एक रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस्ड टू हाफ। तो देखो क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन मान लो कि A से प्रोडक्ट बन रहा है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब ये कह रहा है कि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A⁴ सेकंड ऑर्डर हो गई। अब ये कह रहा है कि ये बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर A की कंसंट्रेशन जो है वो 2 टाइम्स कर दी जाए। तो A2 लिख देता हूं मैं इसको, इज 2 टाइम्स A। ठीक है, तो देखो क्या होगा,
जब इनिशियल ये कंसंट्रेशन थी, फाइनली हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम ये मान लेते हैं कि इनिशियल रेट R1 इज इक्वल टू के A1 की पावर 2, ठीक है, और फाइनल रेट मान लेते हैं R2 इज इक्वल टू के A2 की पावर 2 रहेगा। अब A2 क्या है, 2 टाइम्स A1, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 टाइम्स A1 और इसको कर देता हूं डिवाइड, ठीक है, R1 अपॉन R2 रहेगा। रेट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेट कांस्टेंट रिएक्शन के अंदर सेम रहता है जब तक टेम्परेचर चेंज ना कर दें। ये 2 जो है इसकी पावर में क्या है, 2 है, इसको ब्रैकेट से बाहर लेके आऊंगा तो क्या लिखा जाएगा, ये 4 इंटू A1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 1/4। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब आता है सेकेंड पार्ट में पूछा कि अगर ए की कंसंट्रेशन जो है इसको आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, रेट के ऊपर इफेक्ट। तो भाई अब इसको हाफ करके देख लो, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो A1 है और फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाफ ऑफ A1। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो R1 का मतलब इनिशियल रेट इज इक्वल टू के A1 का स्क्वायर, R2 फाइनल कंसंट्रेशन के A2 का स्क्वायर, और A2 क्या है, हाफ ऑफ A1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ A1, ठीक है। तो ये हो गया R1 अपॉन R2, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 को क्या लिखेंगे, ये इसको हम लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 A1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय 1/4 क्या लिखा जाएगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा 4/1। तो क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स R1, मतलब फाइनल जो रेट आएगा 1/4 टाइम्स रहेगा इनिशियल रेट के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बच्चे वो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। What is the effect of temperature on the rate constant of a reaction? How can this temperature effect on the rate constant be represented quantitatively? तो देखो, effect of temperature on rate of reaction, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी रिएक्शन का तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो डिक्रीज। टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे इस इक्वेशन से बताया जाता है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इक्वेशन इट रिप्रेजेंट्स effect of temperature on rate of reaction। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आती है कोलिजन थ्योरी से, ठीक है, और कोलिजन थ्योरी जो है वो हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, बट फिर भी आप इस इक्वेशन को याद रख लेना। ये इक्वेशन रेट कांस्टेंट का मतलब हमारी जो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होती है उसका और टेम्परेचर का रिलेशन बताती है। तो भाई जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट उतनी ही रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा। और टी टेम्परेचर कहाँ है, एक्सपोनेंशियल की पावर में। एक्सपोनेंशियल का मतलब एंटी लॉग। ए क्या है, ए यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है आर्हीनियस कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में के जो है वो तो रहता है रेट कांस्टेंट, ए जो है इसको आर्हीनियस कांस्टेंट बोलते हैं, इसका दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी है, और ये जो टर्म है ई की पावर माइनस ई ए, ई का मतलब है यहां पर एंटी लॉग है। ई ए का मतलब क्या होता है, ई ए का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। इन दिस इक्वेशन ई ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। और आर जो है वो गैस कांस्टेंट है और टी जो है वो
टेम्परेचर है। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किसको बोला जाता है। मान लो मेरे पास ये एक रिएक्शन है, यहां पर मैं समझा देता हूं, ये इक्वेशन नोट कर लेना आप। मान लो मेरे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर, जिस कंडीशन पर, जिस टाइम पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं उस टाइम पर इसकी एनर्जी इतनी है। ये एनर्जी है रिएक्टेंट की, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी, इस एक्सिस के ऊपर हमारे पास एनर्जी होती है और यहां पर हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन जो है वो किस स्टेज में है, कितना आगे जा चुकी है, प्रोडक्ट की तरफ है या रिएक्टेंट की तरफ है। तो एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एक पर्टिकुलर कंडीशन पर इतनी है। ये रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते रहते हैं। जब इनको आप एक बीकर के अंदर मिक्स करके डाल के रखोगे तो उस टाइम पर क्या होता रहेगा, इनके मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन होता रहेगा, ठीक है। तो कोलिजन करने के बाद में इनके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो इनके पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं। जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो कितना इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट जो है वो यहां पर है। तो ये तो थी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों, रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको ये बैरियर यहां से लेके यहां तक इतनी एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी रिएक्टेंट यहां से यहां तक पहुंच जाएगा वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल यहां पर ही रह गया या सपोज यहां तक ही पहुंच पाया तो वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो वापस से रिएक्टेंट वाली स्टेट में ही आ जाएगा। तो ये जो बैरियर है, ये जो एनर्जी है, इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको और एग्जांपल लेके समझ लो डेली लाइफ से। दो बच्चे हैं सपोज, ठीक है, और आपस में जो है वो उनकी लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई हो रही है तो आपके पास ये एक स्टूडेंट था, ये दूसरा स्टूडेंट है। अब ए क्या है, बी को जो है वो धीरे से जो है वो हाथ लगाता है, तो बी जो है वो उस चीज को उतना ज्यादा पेनफुली नहीं लेगा, उतना ज्यादा उसको माइंड नहीं करेगा। लेकिन अगर ए जो है वो एक खींच के चाटा लगा दे बी को, तो बी को हो सकता है बुरा लग जाएगा और वो भी उसके साथ हाथापाई करने लग जाएगा। यही चीज होती है रिएक्टेंट्स के साथ। रिएक्टेंट अगर इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं, मतलब फुल पावर में कोलाइड करते हैं, तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अगर वो धीरे से कोलाइड करेंगे तो उनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो इस ग्राफ में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इस रिएक्शन मिक्सचर का, तो ये जो रिएक्टेंट है इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो इनका ये जो लेवल है वो राइज होके यहां आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी का लेवल होके राइज होके यहां आ जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो उतना ही रिएक्टेंट्स की एनर्जी बढ़ती रहती है, लेकिन ये यहीं पर रहता है, ये शिफ्ट नहीं होता। तो इस वजह से अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। ये लेवल बढ़ता जाएगा, ये लेवल बढ़ता जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। इस वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो आपस में टकरा रहे थे और एनर्जी एक्सचेंज कर रहे थे वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस इक्वेशन से आप ये बता सकते हो कि इस इक्वेशन के अंदर के जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तब टेम्परेचर बढ़ता है तो एंटी लॉग की नेगेटिव वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। नेगेटिव वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो आपको समझाती है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसी इक्वेशन को हम आर्हीनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन। तो बच्चों नोट कर लेना इस इक्वेशन को, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें टेम्परेचर का इफेक्ट समझाने में हेल्प करती है रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक बार इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। इस इक्वेशन के अंदर ये जो टर्म्स हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो टर्म था इसको मैंने लिखा था दिस इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। ये जो टर्म है दिस इज
द पॉपुलेशन ऑफ reactant molecule undergoing effective collision, ये population है, effective collision। तो ये दो टर्म्स आते हैं भाई, इन दोनों टर्म्स को याद रख लेना। ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है और ये पॉपुलेशन फैक्टर होता है। पॉपुलेशन उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी नहीं जो कन्वर्ट ही नहीं हुआ। So this is the population of the reactant molecule which gets converted into product। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन वाटर फॉलोइंग रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड। तो हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं ईस्टर का वाटर के अंदर, ठीक है, और हमें ये रिजल्ट जो है वो मिल रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का डाटा दे रखा है, टाइम दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखी है ईस्टर की। टाइम जो है वो शुरू हो रहा है 0 से, तो जब 0 इंटरवल था तो कंसंट्रेशन थी 0.55 मोल पर लीटर। फिर 30 मिनट के बाद, सॉरी 30 सेकंड है, टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है। 30 सेकंड के बाद ईस्टर जो है वो कितना बचा? 0.31। 60 के बाद 0.17 एंड आफ्टर 90 सेकंड इट इज 0.085। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है कंसंट्रेशन की इस टाइम इंटरवल पे। फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। एवरेज रेट फ्रॉम 30 to 60 सेकेंड कैसे निकालते हैं एवरेज रेट? एवरेज रेट इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल कंसंट्रेशन जो है ये तो हमारे पास कम हो रही है, कोई बात नहीं, तो 30 से 60 पे निकालना है। 0.17 माइनस 0.31 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है? 60 माइनस 30। तो कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ गया भाई? तो इसको निकाल लो, तो वैल्यू जो आ जाती है वो 0.14 डिवाइडेड बाय 30। अब देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर भले ही आपकी फाइनल कंसंट्रेशन आपने कम रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा थी, तो यहां पर मैथमेटिकली तो नेगेटिव साइन आना चाहिए, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे तब ये बात स्टेट कर देना कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, हेंस दिस नेगेटिव साइन जो है वो इज नॉट कंसीडर्ड। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब इसकी यूनिट जो है इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 4.67 इंटू 10 की पावर -3, और यूनिट क्या रहने वाली है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाती है इस एवरेज रेट को निकालने का मेथड। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ये कह रहा है कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बताओ ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस के लिए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये रिएक्शन जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, तो इसका हमने एग्जांपल पढ़ा था। इसका रेट कांस्टेंट पूछ रहा है हमसे, कैसे निकालते हैं रेट कांस्टेंट? 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, तो बच्चों हमने जब इसके एग्जाम्पल को स्टडी किया था सूडो फर्स्ट ऑर्डर में, तो हमारे पास एक और टाइम होता था ना, इनफाइनाइट, लेकिन यहां पर जो है वो दे नहीं रखा है। तो आपको दे नहीं रखा है तो आपको वो वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है कि भाई हम वहां पर जो है वो वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, ए नॉट अपॉन ए। ए नॉट क्या रहेगा? इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं गिवन होती है। तो कंसंट्रेशन यहां पर डायरेक्टली गिवन है, इसलिए वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अगर कंसंट्रेशन ईस्टर की ना दी जाती तब हम उस फॉर्मूले का यूज करते हैं।
तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, इसमें से हम ये ले लेते हैं मान लो, तो टाइम हमने रख दिया 30 और इसका कंसंट्रेशन है 0.31। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आंसर जो आ जाएगा दिस इज 1.91 इंटू 10⁻², 1.91 इंटू 10⁻², और यूनिट क्या रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकेंड इनवर्स। ये आ गया रेट कांस्टेंट इस न्यूमेरिकल का। चलिए अब चलते हैं, A reaction is first order in A and second order in B. Write the differential rate equation. तो differential rate equation जो है वो लिख के दिखाओ। तो एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। इन्होंने बोला कि ये रिएक्शन जो है उसके अंदर रेट लॉ अगर हम यूज़ करें तो A की पावर में 1 है और B की पावर में 2 है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाओ। राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, dA/dt या फिर -dB/dt। ये दोनों ही किसके बराबर आएंगे, इज इक्वल टू के, A की पावर में 1 और B की पावर में 2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये हो गई हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने का तरीका। चलिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है सेकेंड पार्ट, हाउ इज द रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। कह रहा है कि भाई बी की कंसंट्रेशन जो है वो 3 टाइम्स कर दो, अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी ऐसा ही हमने प्रॉब्लम की थी। ठीक है, इनिशियल रेट मान लो R1 कैसे लिखा गया है, के A1 की पावर 1 और B1 की पावर 2, ये हो गया इनिशियल रेट। फिर आ जाता है R2 में क्या कर दिया हमने, A1 को तो एज इट इज रखा और B1 जो है इसको हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो A1 को तो हम चेंज नहीं कर रहे, B1 जो है उसको हमने 3 टाइम्स कर दिया। इसको डिवाइड करो, ये कट गया, ये कांस्टेंट था ये भी कट गया, 3 की पावर में 2 है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू B1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स B1 का स्क्वायर। B1 से B1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 इज इक्वल टू 1/9 R2, या फिर लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स R1। तो फाइनल रेट जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा इनिशियल रेट के, अगर इसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं हम तो। चलिए अब आता है थर्ड पार्ट। अब ये कह रहा है कि भाई रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर A और B दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो डबल कर दी जाए तो ठीक है भाई, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर लो। तो A की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो 2 तो उससे आ जाएगा, और B की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो 4 उससे आ जाएगा। तो R1 को तो एज इट इज लिख दो, A1 की पावर 1 और B1 की पावर 2। अब देखो A2 जो है वो क्या कर दिया, 2 टाइम्स A1 कर दिया, और B2 जो है वो क्या कर दिया, 2 टाइम्स B1 कर दिया। अब इसका इफेक्ट बताओ। तो R2 मान लेते हैं, R2 का कैसे लिखा जाएगा, A2 की पावर 1 और B2 की पावर 2। इन दोनों को डिवाइड कर लो, फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या आ जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू के, A1 की पावर 1 B1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय R2 की किसके बराबर है, A2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स A1 इसकी पावर में 1, और B2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स B1 इसकी पावर में 2। ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या रहेगा, ये तो 2 ही रहेगा क्योंकि इसकी पावर में तो 1 था, लेकिन जो B1 के साथ 2 है ये क्या हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स B1 का स्क्वायर। B1 स्क्वायर से B1 स्क्वायर कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, R1/R2 के बराबर आ गए ये दोनों। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/8 R1/R2। तो हम क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स R1।
मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा अगर हम ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दे रखा है एक रिएक्शन है ए और बी के बीच में, इसका डाटा जो है वो गिवन है, हमें ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो ये मेथड आपको बताया था, दिस इज इनिशियल रेट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है दिस इज द न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन इनिशियल रेट मेथड। ऐसे न्यूमेरिकल जो है ये भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब इनकी कंसंट्रेशन गिवन है, ए की कंसंट्रेशन कितनी है, बी की कंसंट्रेशन कितनी है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना है। इनिशियली ए की कंसंट्रेशन जो है वो 0.2 रखी गई और बी की कंसंट्रेशन 0.3 है। फिर सेकंड डाटा में ए की कंसंट्रेशन 0.2 और बी की कंसंट्रेशन 0.1। थर्ड डाटा जो है इसमें ए की कंसंट्रेशन 0.4 और इसकी कंसंट्रेशन 0.05, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो गिवन है 5.07 इंटू 10 की पावर -5, सेकंड में 5.07 इंटू 10 की पावर -5 और थर्ड में दे रखा है 7.16 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। अब हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा इस डाटा को देखकर चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, इनिशियल रेट मेथड अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख लो और दूसरे को चेंज करके देखो। तो देखो यहाँ पर हमने ए की कंसंट्रेशन जो है वो सेम ले ली इस पहले और दूसरे सेट में, बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया 1/3 टाइम्स कर दिया। तो बी की कंसंट्रेशन को 1/3 टाइम्स कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको जब मैंने 1/3 किया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर में क्या आएगा वो तो अभी मुझे पता नहीं है, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, बी की पावर में आ गया 0। क्यों आया 0, क्योंकि मैं बी को चेंज कर रहा हूं और रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बी पे डिपेंड नहीं करता, ये पता चल गया हमें। अब निकालते हैं हम इसको। तो देखो इसको मैंने आधा कर दिया या इसको मैंने दुगना कर दिया या 4 गुना कर दिया, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको देखो, जब आप इसको क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितने टाइम इंक्रीज हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका इंक्रीज हो गया 1.5 टाइम्स, ठीक है। 1.5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम यहां से जो है वो क्या निकालेंगे, तो अब यहां पर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, R1 इज इक्वल टू के, ए की पावर में x मान लिया है इसको। ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं 0.2 रेज टू द पावर x। R1 की वैल्यू कितनी है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना था 5.07 इंटू 10 की पावर -5। के जो है रेट कांस्टेंट है, ये कट जाएगा तो इसको हम एज इट इज रखते हैं, वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो हमारी फाइनल जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी R2 जिसको हम बोलते हैं, R2 की इक्वेशन में आ जाएगा ये R2 की वैल्यू के, कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो कितना है रेज टू द पावर x। इसको डिवाइड करो, K से K कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 7/10। तो 7/10 किसके बराबर आ गया 0.2 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय 0.4 रेज टू द पावर x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 रेज टू द पावर x। पॉइंट हट जाएगा दोनों का, क्या आ गया 2/4,
इससे क्या आ जाएगा 1/2, तो 7/10 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर x। अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं log का यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर बेस सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 10/7 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। अब अगर बेस सेम होता तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाती, लेकिन यहाँ पर बेस सेम नहीं आ रहा, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसका log ले लो, तो log टू द बेस 10, log 10/7 इज इक्वल टू x log 2, ऐसे लिख सकते हैं। log 10/7 जो है ये आएगा log 1.41 इज इक्वल टू x log 2। 1.41 जो है इसका जब आप log देखोगे तो वैल्यू आती है आपके पास 0.152 इज इक्वल टू x log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, 0.3010। ठीक है, तो बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 0.152 डिवाइडेड बाई 0.3010। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस तरीके से आप x मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b तो 0 आ गया था, a जो है वो हमने निकाल लिया, तो दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k, a की पावर 1/2 और b की पावर 0। तो ये आ गया रेट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन, और ऑर्डर हो जाएगा अब 1/2 + 0 दैट इज 1/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से बच्चों आपको ऑर्डर निकालना होगा बाय यूजिंग द गिवन डाटा।